दोस्तों नमस्कार। 1939 में आरएसएस के आइडियोलॉग गोलवलकर एक किताब लिखते हैं जो भारत पब्लिकेशन से पब्लिश होती है। किताब का नाम होता है वी और आवर नेशन वुड डिफाइंड। इस किताब में गोलवलकर कहते हैं कि हमको जर्मनी से सीखना चाहिए किस तरह से जर्मनी ने अपने यहाँ प्योरिटी यानी रक्त का शुद्धिकरण किया है। इससे साफ पता चलता है कि आरएसएस के आइडियोलॉग गोलवलकर जर्मनी के फांसीवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज जब से अमित शाह ने संसद में बयान दिया है, अंबेडकर संबंधी बयान दिया है, यह चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर हो चुकी है कि आखिर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को कौन आगे बढ़ा रहा है, कौन अंबेडकर का विरोधी रहा है, कौन अंबेडकर का समर्थक रहा है, या फिर कौन अंबेडकर से नफरत करता रहा है, या कौन अंबेडकर से प्रेम करता रहा है। और इन सब सारी चीजों के लिए आपको इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। इतिहास के पन्नों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन से दल की क्या आइडियोलॉजी थी और क्या अंबेडकर के संदर्भ में दृष्टिकोण था। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये गोलवलकर आरएसएस के स्तर संचालक, आरएसएस के आइडियोलॉग की बात है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। सवाल है कि जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी, अंबेडकर के दर्शन, अंबेडकर के फिलॉसफी से सहमत होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान और अंबेडकर द्वारा दिए गए प्रावधानों से भी सहमत होगा। गोलवलकर जो कि आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, वो अपनी किताब में फिर कहते हैं, किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स पार्ट सेकंड। इसमें कहते हैं हमें जाति पंथ के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोलवलकर कह रहे हैं, आरएसएस के चीफ कह रहे हैं, और आरएसएस के आइडियोलॉग, आरएसएस के विचारक जिनके आधार पर आज नई बीजेपी खड़ी हुई है, वो ये बात स्वयं कह रहे हैं। मैं पूरा उद्धरण, पूरा रेफरेंस सब कुछ आपको दूंगा जिसके द्वारा आप खोज भी सकते हैं। अब आरएसएस के चीफ के दो विचार जिनको मैंने बताए, आप उन विचारों को समझिए। पहले विचार में वो फांसीवाद का समर्थन कर रहे हैं। फांसीवाद का मतलब होता है एक किसी खास रेस को बहुत बेहतर मानना। जैसे अगर हिंदू के संदर्भ में अगर फांसीवाद की बात होगी तो हिंदू को यहाँ का नागरिक मानना, मुसलमानों और क्रिश्चियनों को बाहर का मानना, उनको देश से बाहर करने की बात करना एक तरह से फांसीवाद है। गोलवलकर अगर इसकी बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या अंबेडकर इसका समर्थन करते? कतई न करते। अंबेडकर किसी भी फांसीवादी विचारधारा के तुरंत अगेंस्ट खड़े हो जाते। और दूसरी बात जो मैंने बताई, इसमें गोलवलकर साफ तौर पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, उसी आरक्षण का जिसके लिए अंबेडकर ने लंबी लड़ाई लड़ी। चाहे पूना पैक्ट की बात हो या भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की बात हो, अंबेडकर ने आरक्षण के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और यहाँ आरएसएस के विचारक खुले तौर पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अंबेडकर उनसे सहमत होते? इसके बाद गोलवलकर यही नहीं रुकते। बंच ऑफ थॉट्स की तृतीय पार्ट में गोलवलकर कहते हैं कि भारत का संविधान केवल पश्चिमी विचारों का केवल बोझ मात्र है। मतलब संविधान के बारे में इस तरह की टिप्पणी। इसके अलावा गोलवलकर तिरंगे झंडे का भी मजाक बनाते हैं। अब आप बताइए, क्या अंबेडकर साहब गोलवलकर के इस विचार से प्रभावित होते? क्या इसके विचार से ये सहमत होते? कतई सहमत ना होते, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा आपका भी सोचना होगा। ये गोलवलकर है जो अंबेडकर के बारे में, संविधान के बारे में इस तरह के विचार रख रहे हैं। ये तो रहे गोलवलकर, और उनके चेले क्या कर रहे थे इसको भी आपको जानना चाहिए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 2002-3 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमीशन बनाया था, वेंकट चलैया कमीशन। वेंकट चलैया कमीशन का काम था कि वो देखे कि संविधान में कैसे बदलाव कर सकते हैं। मोदी के लोग तो संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन वाजपेयी एक कदम आगे थे। उन्होंने वेंकट चलैया कमीशन का निर्माण किया, वेंकट चलैया कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया और काम दिया कि संविधान को बदलने के रास्ते तलाशो, कैसे संविधान बदल सकता है। वो तो अच्छा हुआ 2004 में वाजपेयी दोबारा चुनकर नहीं आए, वरना शायद भारतीय संविधान पर डेंट उस समय की सरकार ने लगा लिया होता। आप खुद सोचिए वाजपेयी क्या कर रहे थे। वाजपेयी भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास कर रहे थे। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस हुआ था। भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है, अपने फैसले में कहता है कि यह मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी था। और उसके कुछ दिन बाद भाजपा के दो क्लोज एलाई, भाजपा के दो खास लोग जिनका नाम स्वामी मुक्तानंद और वामदेव महाराज था, उन्होंने इंडिया टुडे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था 31 जनवरी 1993 को। और क्या कहा था, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भाजपा के करीबी लोग हैं। उन्होंने कहा था कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटी हिंदू एंड नीड्स टू बी रिजेक्टेड। ये संविधान हिंदू विरोधी संविधान है और इस संविधान को रिजेक्ट कर देना चाहिए। वी हैव नो फेथ इन द कंट्रीज लॉ। हमें देश के कानून में कोई फेथ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। एंड साधुज आर अबव द लॉ ऑफ लैंड। साधु इस देश के कानूनों से ऊपर है।
ये बीजेपी के खास लोग हैं जिनके स्टेटमेंट बता रहा हूं। मैं इतिहास से लेकर वर्तमान तक ले आया हूं, वाजपेयी तक ले गया हूं और 1990 के दशक की भी बात किया हूं। कुछ और चीजें भी आपको जाननी चाहिए जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इतिहास में आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ क्या कर रहे थे, अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर के संविधान के बारे में ये क्या सोच रहे थे। नवंबर 1949 में भारतीय संविधान के ड्राफ्ट को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और जैसे ही संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया उसके 3 दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा, इसको आपको जानना चाहिए। पहले मैं अंग्रेजी तर्जुमा आपको बताऊंगा हूबहू, फिर उसका हिंदी भी करूंगा। The worst thing about the new constitution of Bharat is there is nothing भारतीय about it। भारत के संविधान में सबसे बुरी बात है कि भारत का कुछ है ही नहीं। आगे कहते हैं कि भारत के संविधान में किसी भी प्राचीन कानून का जिक्र नहीं किया गया है, इवन पवित्र मनुस्मृति से भी कुछ नहीं लिया गया है। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजर ये कहना चाहता है कि मनुस्मृति के हिस्से को संविधान में शामिल करना चाहिए था। अब आप बताइए, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो 1920s के दशक में मनुस्मृति को जला चुके थे वो स्वीकार करते कि संविधान में मनुस्मृति का जिक्र होना चाहिए? आरएसएस इस बात को साफ तौर पर कह रहा था और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो समय मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब है कि जनसंघ का मौन समर्थन था। इसका मतलब है कि जनसंघ और आरएसएस जिस तरह से संविधान सम्मत बातें कर रहे थे वो संविधान विरोधी खुद ब खुद थी। यही बात रुकती नहीं है। बीडी सावरकर जो आरएसएस के आइडियोलॉग और बीजेपी के आइडियोलॉग भी हैं, कई बार बीजेपी के लोग इनको भारत रत्न देने की बात करते हैं। मनुस्मृति के बारे में वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मनुस्मृति इज दैट स्क्रिप्चर व्हिच इज मोस्ट वर्शिपेबल आफ्टर वेदास फॉर हिंदू नेशन। हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए चारों वेदों के बाद अगर कोई सबसे पवित्र किताब है तो वो है मनुस्मृति, व्हिच फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू बिकम बेसिस आवर कल्चर, कस्टम, थॉट एंड प्रैक्टिसेस। दिस बुक फॉर सेंचुरीज हैज कोडिफाइड द स्पिरिचुअल एंड डिवाइन मार्च ऑफ आवर नेशन। इसने अपने अंदर अपने देश की आध्यात्मिक भावना को, अपने आध्यात्मिक इतिहास को, डिवाइन कल्चर को अपने अंदर समाया है। ये कौन कह रहा है? सावरकर कह रहे हैं। टुडेज मनुस्मृति इन हिंदू लॉ दैट इज फंडामेंटल। बीडी सावरकर ये बात कह रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर ये बात कह रहे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉग हैं। अब आप बताइए, क्या बाबा साहब अंबेडकर इस बात को स्वीकार करते कि सावरकर चाहते थे कि मनुस्मृति का प्रभाव भारत के संविधान पर पड़े? मुझे लगता है कतई भीमराव अंबेडकर साहब इस बात को स्वीकार नहीं करते। एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, कई लोग कहते हैं कि नेहरू ने अंबेडकर को हराया, कई लोग कहते हैं कि नेहरू ने अंबेडकर को रिजाइन करने के लिए मजबूर किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर हिंदू कोड बिल ना पारित होने की वजह से रिजाइन किया था। वो जैसा चाहते थे हिंदू कोड बिल वैसा पारित नहीं हो पाया, उसके नेचर में परिवर्तन करके पंडित नेहरू ने उसको कई हिस्सों में पारित करवाना चाहा। अंबेडकर का यहाँ विभेद था। अंबेडकर ने अपने समाज के लिए डट कर मुकाबला किया और इस्तीफा दे दिया। मैं ये भी मानता हूं कि नेहरू और अंबेडकर में मतभेद हो सकते हैं, मतभेद होना भी कोई बुरी बात नहीं, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट होना भी चाहिए। अगर कांग्रेस ने इस तरह की गलती की तो कांग्रेस की गलती ये थी कि अंबेडकर से विभेद, अंबेडकर से आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स जारी रहे। लेकिन बीजेपी की गलती ये थी कि बीजेपी के आइडियोलॉग ने, बीजेपी के पुरखों ने भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं किया, भारत के संविधान सम्मत तिरंगे झंडे को स्वीकार ही नहीं किया। 50 साल तक आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये गलती है। अब आपको चयन करना है क्या सही है क्या गलत। मैं सब कुछ आपको फैक्चुअली बता रहा हूं, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। आप गूगल पर सर्च कर लें, कहीं ढूंढ लें। और हाँ, जिनको लगता है कि मैं गलत डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, गलत चीज कर रहा हूं, वो मुझ पर एफआईआर करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा जब हिंदू कोड बिल भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रस्तुत किया तो सबसे ज्यादा विरोध राइट विंगर्स ने किया। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इस तरह की पार्टियों ने, इस तरह के दलों ने खूब विरोध किया और यहां तक कहा गया कि अंबेडकर का हिंदू कोड बिल हिंदू रिलीजन पर एक हमला है। यहां तक कि अंबेडकर के घर पर अटैक करने की कोशिश की गई। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। 24 दिसंबर 1949 इकोनॉमिक वीकली का रेफरेंस है, सावरकर समागर कलेक्शन ऑफ सावरकर राइटिंग का रेफरेंस है, प्रभात दिल्ली का रेफरेंस है, वॉल्यूम 4 पेज नंबर 415 का रेफरेंस है कि इस तरह से अंबेडकर को टारगेट किया गया। जनसंघ और आरएसएस के द्वारा अंबेडकर को लगातार निशाना बनाया गया और केवल कारण यह था कि अंबेडकर हिंदू कोड बिल के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे, क्योंकि अंबेडकर को पता है कि हिंदू धर्म में जब तक सुधार नहीं होगा दलितों और महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं होगी। अंबेडकर ने अपनी जान की बाजी लगाकर दलितों और महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। बदले में उनको क्या मिला? जनसंघ से क्या मिला? कांग्रेस ने भी गलतियां की, बहुत ऐतिहासिक गलतियां की, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन जो लोग अंबेडकर का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस ने गलतियां की, राहुल गांधी स्वीकार करते हैं,
राहुल गांधी ने अपने संविधान सम्मेलन में इलाहाबाद में ही प्रयागराज में खुले तौर पर स्वीकार किया था कि कांग्रेस ने कई सारी ब्लंडर्स की है। अच्छी बात है, ऐतिहासिक गलतियां स्वीकार की जानी चाहिए। अब मोदी साहब और अमित शाह को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए कि उनके पुरखों से बहुत बड़ी ब्लंडर्स हुई हैं, उनके पुरखों ने बहुत गलती की है भीमराव अंबेडकर के साथ, भीमराव अंबेडकर की आइडियोलॉजी के साथ। 20 अक्टूबर 2013 को द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल छपता है और आर्टिकल लिखता कौन है? सीमा चिश्ती, जिन्होंने किताब लिखी थी द डिस्प्यूटेड लिगेसी ऑफ वल्लभ भाई पटेल। उसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच निश्चित तौर पर मतभेद थे, लेकिन ये मतभेद इतने बड़े नहीं थे कि देश हित पर प्रभावी हो जाएं, देश हित को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करें। आगे चिश्ती लिखती हैं कि नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने अंबेडकर का खुले दिल से स्वागत किया, खुले मन से स्वागत किया, और अंबेडकर ने भारत को वो मजबूत लीगल वैधानिक आधार दिया जिस आधार पर भारत का संविधान इतना विकसित हो पाया, भारत में डेमोक्रेसी जीवंत रही, भारत का लोकतंत्र जीवंत रहा। कुल मिलाकर मतभेद अपनी जगह हैं, मतभेद, वैचारिक मतभेद बहुत जरूरी भी होते हैं लोकतंत्र में, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग आज ये चाहते हैं कि समाज पीछे रहे, नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मनुस्मृति का शासन हो, कम से कम ये कतई गलत है। इस संविधान का शासन है, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का कोई औचित्य नहीं है। इस संविधान का देश है, इसमें गीता, कुरान, रामायण, बाइबिल, सबसे ऊपर अगर कोई चीज है वो देश का संविधान है, और उसके रचयिता कोई और नहीं थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। अमित शाह साहब को एक जवाब है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। नमस्कार।